अब नजर रखो प्लीज ध्यान से। अब फाइनली हमारा टर्शरी फॉलिकल तैयार हो चुका है, और मैंने आपको प्रीवियसली क्लास में पढ़ाया था oogenesis के अंदर बेटा, टर्शरी फॉलिकल के बाद जो फॉलिकल बनता है बेटा, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेफियन फॉलिकल, बिकॉज ग्रेफियन फॉलिकल एक मैच्योर टर्शरी फॉलिकल होता है, और ग्रेफियन फॉलिकल ही हमको क्या देता है, सेकेंडरी oocyte देता है बेटा, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं। यानी अब जो नेक्स्ट इवेंट हम पढ़ने वाले हैं वो ओवरियन साइकिल का ही इवेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ओवल्यूशन बेटा। समझ आया ना बच्चा? तो ये आप एक बार पढ़िए फटाफट से, शॉर्टकट में मैंने यहां पे लिख दिया है। तो क्या क्या होता है फॉलिकुलर फेज में, 6 to 13 डेज का चलता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, मतलब प्राइमरी फॉलिकल टू टर्शियरी फॉलिकल। डोमिनेंट फॉलिकल जो होती है, यहां पे ये क्या लिखा है, हर मंथ बेटा अप्रोक्सीमेटली 8 to 20 प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनती है, 8 to 20 प्राइमरी फॉलिकल्स, 8 to 20 सेकेंडरी फॉलिकल्स, 8 to 20 टर्शियरी फॉलिकल्स। लेकिन 8 to 20 में से खाली एक फॉलिकल जीतती है जो बनती है ग्रेफिन फॉलिकल। बाकियों को क्या हुआ बेटा, ये जो जीतने वाली ग्रेफिन फॉलिकल है ना, ये रिलीज करती है एक हार्मोन को जिसको हम इनहेबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं शाबाश? और इनहेबिन क्या करता है, ये रिमेनिंग फॉलिकल्स को ग्रो करने नहीं देता है। तो फिर वो रिमेनिंग फॉलिकल्स क्या करती है, वो ओवरियन हार्मोन्स की सिक्रीशन में मदद करती है, बट वो कभी भी एग को रिलीज नहीं करती है, ठीक है ना। तो वही यहां पर लिखा हुआ है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्लियर है? ये शॉर्टकट नोट से जो आपको यूज आएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इवेंट चलने वाला है, ठीक है ना, नाउ दिस इवेंट इज कॉल्ड एज शाबाश ओवल्यूशन बेटा, ओवल्यूशन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज रिलीज ऑफ एग। नहीं बेटा ये गलत है, हाँ, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, एग नहीं बोलेगा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। समझ आ रहा है ना बच्चा? कहीं पे भी आपको लगे समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो बच्चा, ठीक है। तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, क्लियर है बच्चा? तो 28 डेज में से हम 13 डे तक पहुंच चुके हैं। 13 डे की हमें कहानी याद रखनी है अच्छे से। 5 दिन में ब्लीडिंग हुई थी, 5 दिन में पुराना एंडोमेट्रियम खत्म हुआ था, 5 दिन के अंदर बेटा LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सब कम थे बेटा। लेकिन जैसे छठा दिन आया बेटा तो oogenesis का प्रोसेस शुरू हुआ बेटा, जहां पे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल बनने लगी बेटा, FSH, LH वापस ब्लड में आ रहे हैं बेटा, और एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ रही है, ठीक है ना। अब आता है 14th डे बेटा, ठीक है ना। अब 14th डे क्या होता है, ये जरा प्लीज नजर रखिए ध्यान से, देखिए नजर। मैंने आपको अभी भी बोला कि शुरुआत में क्या हुआ बेटा, शाबाश, शुरुआत में पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स निकले, ठीक है ना। इधर मैं लिख देता हूं, शुरुआत में क्या हुआ कि ग्लैंड का नाम था पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, है ना, ग्लैंड का नाम था पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा। क्लियर है बच्चा? और पिट्यूटरी ग्लैंड ने 2 हार्मोन्स रिलीज करे थे, ये सुनना प्लीज ध्यान से। पिट्यूटरी ग्लैंड ने 2 हार्मोन्स रिलीज करे थे बेटा। एक हार्मोन का नाम था FSH एंड दूसरे हार्मोन का नाम था LH बेटा। क्लियर है बच्चा? तो एक हार्मोन कौन था, LH, एंड दूसरा हार्मोन कौन था, FSH। ये आपको पता ही है बेटा, ठीक है ना। तो हार्मोन नंबर 1 LH एंड हार्मोन नंबर 2 FSH। क्लियर है? और हमने क्या देखा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस FSH इधर भी यूज हुआ, 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 लेकिन LH कहीं पे यूज नहीं हुआ। सो दैट मींस ड्यूरिंग दीज 6 to 13 डेज बेटा FSH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई और यूज भी हुई, लेकिन LH को हमने यूज नहीं किया ना, तो LH की कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली क्या होती गई बेटा, राइज होती गई। मान लो फॉर एग्जांपल पहले दिन LH मान के चले 1 ग्राम था, फिर यहां 2 ग्राम हो जाएगा, फिर 3 ग्राम हो जाएगा, फिर 4 ग्राम हो जाएगा। यानी 13th डे के बाद LH की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी। समझ आया? ये पहला तरीका है इसको समझने का। दूसरा तरीका क्या है समझने का, वो जरा प्लीज नजर रखो आप ध्यान से बेटा। होता क्या है कि यहां से निकलता है GnRH बेटा, ये प्लीज समझना ध्यान से। इधर से निकला बेटा, हाइपोथैलेमस से बाहर एक हार्मोन आया जिसको हम GnRH बोलते हैं। क्लियर है? तो GnRH क्या करता है बेटा, ये पिट्यूटरी के पास आता है और पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है रिलीज करने के लिए, किसको, LH को एंड FSH को। यानी LH एंड FSH को रिलीज कराने वाला कौन होता है, GnRH होता है। लेकिन यहां पे और एक हार्मोन आ चुका है बेटा, जिस हार्मोन को हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं शाबाश, एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है बेटा जो चाहता है कि एलएच की लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी एलएच की लेवल को बढ़ाने के लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एक जीएनआरएच है और दूसरा एस्ट्रोजन है। लेकिन एफएसएच की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए खाली कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीएनआरएच रिस्पॉन्सिबल है। यानी आउट ऑफ द टू हार्मोन्स बेटा एलएच को बढ़ाने के लिए दो लोग राजी है, समझ रहे हो ना। जीएनआरएच भी चाहता है कि एलएच बढ़े, एस्ट्रोजन भी चाहता है कि एलएच बढ़े, क्लियर है ना। लेकिन एफएसएच को बढ़ाने के लिए एक ही हार्मोन राजी है, वो कौन है, जीएनआरएच है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी बढ़ेगी, एलएच की बढ़ेगी कि एफएसएच की बढ़ेगी, एलएच की बढ़ेगी बेटा। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। यानी जैसे जैसे 6 से 7 8 9 10 11 12 13 दिन होते जाएंगे ना, तो हर दिन एलएच का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे लास्ट वाला डे होगा, लास्ट वाला डे कौन सा होगा, 13th डे होगा, क्लियर है ना। लास्ट वाला डे कौन सा होगा, 13, या शुरुआत ऑफ 14th डे होगा। तो 14th डे क्या होता है बेटा, एलएच की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में हाईएस्ट होती है, ठीक है ना। इस हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच को हम एलएच सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं शबाश, एलएच सर्ज बोलते हैं। ऑल्दो इस दिन एफएसएच भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा, क्लियर है ना। तो एलएच की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, इस दिन एफएसएच भी हाई होगा। ऐसा नहीं कि एफएसएच हाई नहीं होगा, एफएसएच का कॉन्सेंट्रेशन भी हाई होगा, बट सबसे हाईएस्ट किसका होगा, एलएच का होगा। सो दिस हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच इज कॉल्ड एज एलएच सर्ज। अब ये एलएच करता क्या है बेटा, एलएच जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल के पास आता है, जिस टर्शियरी फॉलिकल को अभी हम क्या नाम दे रहे, जिस टर्शियरी फॉलिकल को अभी हम नाम दे रहे ग्रेफियन फॉलिकल, समझ आया ना। तो ये इस ग्रेफियन फॉलिकल को क्या कराता है, रप्चर कराता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब ये इसके थीका लेयर को काटेगा, ये इसके फॉलिकुलर लेयर को काटेगा। तो जैसे रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल होती है बेटा, ठीक है ना, रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। तो जैसे ग्रेफियन फॉलिकल की रप्चरिंग होती है ना, तो ग्रेफियन फॉलिकल की रप्चरिंग की वजह से क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज करता है बेटा, ठीक है, इट रिलीजेस सेकेंडरी oocyte बेटा। और इस रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte को हम क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं, याद रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे ओवल्यूशन का मतलब क्या है, तो ओवल्यूशन का मतलब होता है ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का बाहर आना। और वो कैसे बाहर आता है, बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच, जिसको हम एलएच सर्ज बोलते हैं बेटा। और ये हमारा नेक्स्ट इवेंट बनता है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। समझ आया, ये क्लियर हो गया। अब अगर एलएच बाहर आ चुका है बेटा, समझ आया, अगर सेकेंडरी oocyte बाहर आ चुका है, ये फ्लोपियन ट्यूब में जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें यूट्रस को तैयार करना है, किसको रिसीव करने के लिए, सेकेंडरी oocyte को रिसीव करने के लिए, समझ आया, या एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। अब इस फेज को जो इसके बाद शुरू होने वाला है ना, दैट फेज इज कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज बेटा। अब वो क्या होता है उसको हम इसके बाद पढ़ते हैं। तो आई होप ये वाला पार्ट एकदम क्लियर है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर रखो ध्यान से। तो ये हमारा क्या था बेटा शाबाश, दिस इज ग्रेफियन फॉलिकल। अब ग्रेफियन फॉलिकल से बेटा बाहर कौन आ चुका है, शाबाश, रिलीज्ड, ठीक है ना, क्या, सेकेंडरी oocyte बेटा, ठीक है ना। जैसे ग्रेफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है, अब जो रिमेनिंग ग्रेफिन, नजर रखो ध्यान से, ये ग्रेफिन फॉलिकल ही है ना बेटा, लेकिन अब इस ग्रेफिन फॉलिकल से बाहर कौन आ चुका है, सेकेंडरी oocyte आ चुका है। सो दिस रिमेन ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, ठीक है ना, रिमेन्स ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, remains of Graafian follicle, ठीक है ना, after releasing secondary oocyte बेटा, ठीक है, after releasing secondary oocyte, ठीक है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। याद आया, मैंने थोड़ी देर पहले कॉर्पस ल्यूटियम बोला था, अब इसको कॉर्पस ल्यूटियम क्यों बोलते हैं वो जरा समझो आप ध्यान से, ठीक है ना। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे एग बाहर आता है ना ग्रेफिन फॉलिकल से, तो रिमेनिंग जो एरिया है ना बेटा, ये येलो कलर का हो जाता है, ठीक है ना, ये येलो कलर का हो जाता है। क्यों येलो कलर का होता है, बिकॉज इसके अंदर एक प्रोटीन या पिगमेंट जमा होना शुरू होता है, जिसको हम ल्यूटीन बोलते हैं बेटा। और ल्यूटीन एक लैटिन वर्ड है बेटा, और ल्यूटीन का मतलब येलो होता है, समझ आया।
इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। समझ आया ना। सो दिस फेज, ये सुनना ध्यान से, दिस फेज जहां पे ओरी के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल का बचा कुचा हिस्सा कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाए बेटा, इस फेज को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं, यानी ओरी के अंदर इसको ल्यूटियल फेज बोला जाएगा। समझ आया। अब जब ल्यूटियल फेज शुरू होता है ना, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये दो हार्मोन को रिलीज करना शुरू करता है। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे बनेगा तो बनते ही बेटा ये दो हार्मोन को रिलीज करना शुरू करेगा। ठीक है, रिलीजिंग 2 हार्मोन्स बेटा। समझ आया। पहला हार्मोन जो यहां से रिलीज होता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन को, और दूसरा हार्मोन एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल में 2 बार रिलीज होता है। याद है ना बेटा, पहली बार ये रिलीज हुआ था फॉलिकल सेल से, और दूसरी बार ये रिलीज किसकी वजह से हो रहा है, सेकेंड टाइम ये रिलीज किसकी वजह से हो रही है, याद रखना, सेकेंड रिलीज बेटा। कहां से रिलीज होता है शाबाश, कॉर्पस ल्यूटियम से। समझ आया ना बच्चा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि एस्ट्रोजन क्या करता है, वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को डिवाइड करता है, यानी अब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और डिवाइड करेगी, और जो एंडोमेट्रियम पूरा बन चुका है बेटा, अब ये प्रोजेस्टेरॉन उसको क्या करेगा, ये उसको मेंटेन करेगा बेटा। समझ आया ना, ये क्लियर हो गया। तो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन की वजह से ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज जो कहां चल रहा है, ओरी में चल रहा है बेटा, यूट्रस की लाइनिंग और मोटी हो जाएगी, यूट्रस की लाइनिंग और बड़ी हो जाएगी। तो इस फेज को यूट्रस में बेटा, ठीक है, ये समझ लेना, इस फेज को यूट्रस के अंदर हम क्या बोलते हैं, द सेम फेज विच इज ऑकरिंग राइट नाउ इन द ओरी, जिसकी वजह से ओरी में क्या हो रहा है बेटा शाबाश, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, जिसकी वजह से कौन निकल रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है बेटा। और वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस में जाके क्या करा रहा है शाबाश, यूट्रस का डिवीजन, मतलब एंडोमेट्रियम का डिवीजन, एंड उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं बेटा। नाउ दिस फेज इन यूट्रस इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी फेज बेटा। क्लियर हो गया ना। इसी फेज को हम यूट्रस में क्या बोलते हैं शाबाश, सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। यानी सिक्रेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज ये पैरेलली चलते हैं बेटा, बस डिफरेंस इतना सा है कि सिक्रेटरी फेज चलता है यूट्रस में एंड ल्यूटियल फेज चलता है कहां पे बेटा शाबाश, ओरी में चलता है। समझ आया ना। और ये फेज कितने दिन तक चलेगा, 14th डे को हमारा ओवुलेशन हुआ था, तो 14 के बाद क्या आता है 15, यानी 15 से लेकर 28 तक बेटा क्या चलता है, जल्दी जल्दी शाबाश, क्या चलता है बेटा, ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। अगर इस दौरान इंप्लांटेशन हुई, अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन हुई, तो फिर पूरे 9 महीने बेटा कंटिन्यूअसली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में चलता रहेगा। लेकिन अगर इस दौरान ये प्रोसेस नहीं हुआ, तो फिर अगेन एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक होगी, अगेन ब्लीडिंग होगी, अगेन एंडोमेट्रियम को साफ किया जाएगा, अगेन एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कम होंगे, और अगेन एक नया रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होगा बेटा। समझ आया ना, ये क्लियर हो गया। तो इस फेज को आपने समझ लिया आई होप। तो इस फेज को मैंने यहां पे समअप कर दिया। तो ल्यूटियल फेज को हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चा। तो डेज क्या है शाबाश, 15 to 28 डेज है, याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी बन जाता है या ग्लैंडुलर बन जाता है, ठीक है ना। और एस्ट्रोजन क्या करता है, और थिक करता है किसको, एंडोमेट्रियम को। एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज एलएच डिक्रीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, ब्रेकडाउन शुरू होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो, अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो फिर ये प्रोसेस क्या चलता है, पूरे 9 मंथ चलता है। समझ आया, ये क्लियर हो गया बच्चा।